हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 30 सितंबर 2023 को निर्धारित है, उसके लिए हम लोग जो नया वाला घटना चक्र का बुक आया हुआ है, जिसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 68वें बीपीएससी तक के जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न दिए गए हैं, उसका हम लोग आज पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कवर करा दिया था। टोटल जो है मॉडर्न हिस्ट्री में 540 प्रश्न दिए गए हैं, तो मैंने आपको 282 तक यानी कि 282 तक जो है मैंने आपको पार्ट 1 में कवर करा दिया था। और आज इस सेशन में हम लोग 283 से आगे प्रश्नों को कवर करेंगे, 283 से लेकर के 540 तक के, यानी कि केवल 2 वीडियो में हम लोग पूरे आधुनिक भारत का जो इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे आज। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जब सेशन पूरा देख लीजिएगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम, जी हाँ फ्रेंड्स, 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 30 सितंबर 2023 को निर्धारित है, उसके लिए हम लोग जो नया वाला घटना चक्र का बुक आया हुआ है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के टोटल इसमें 540 प्रश्न है। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 282 तक को कवर करा दिया था, और आज हमारा यह मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 283 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 540 तक को कवर कर लेंगे, यानी केवल 2 वीडियो में हमने कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करा दिया है आपको। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 283 नंबर प्रश्न से कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। महात्मा गांधी जी ने किया था। और विनोबा भावे जो थे, विनोबा भावे यह इसके प्रथम सत्याग्रही थे। प्रश्न बनता है, प्रथम सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के? तो ये विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही का नाम याद रखेंगे, तीसरे सत्याग्रही जो थे ये ब्रह्मदत्त थे। क्लियर है? तो 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पवनार महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिछली बार 68th बीपीएससी प्री 2023 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि 1918 में मॉन्टेग्यू सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष, जिसमें सप्रू, जयकर और चिंतामणि थे, टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 के संबंध में विचारों को लेकर के कांग्रेस के अंदर उदारवादियों और उग्रवादियों में मतभेद हो गए थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नवंबर 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फेडरेशन, जिसको कि हिंदी में राष्ट्रीय उदारवादी संघ कहेंगे, तो राष्ट्रीय उदारवादी संघ या नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक एक नए दल की स्थापना हुई। तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का जो है गठन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए, ये भी प्रश्न 68th बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। देख सकते हैं ये प्रश्न जो है ये भी 68th बीपीएससी प्री 2023 में प्रश्न जो है पूछा गया है। कैबिनेट मिशन की बात करें तो यह 1946 में भारत आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे, और इसमें 2 अन्य सदस्य भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, इनको भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था, कैबिनेट मिशन को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो केवल 2 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी केवल 2, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, यानी कि लागू हुआ था। और देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। और शुरुआत जो हुई थी स्वदेशी आंदोलन की 7 अगस्त 1905 को हुई थी। ये डेट आप याद रखेंगे, 7 अगस्त 1905 को। और बंगाल विभाजन जो हुआ था
इसी के प्रत्याघात यानी कि विरोध के रूप में शुरू हुआ था। इसी अवसर पर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो कि बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। ठीक है, राष्ट्रगान बना था। तो यह आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। देखिए, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव जो थे ये प्यारेलाल थे, और प्यारेलाल जी की जो बहन थी डॉक्टर सुशीला नैयर, ये गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जल्दी में हम लोग कवर करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर करिए, सहयोग करिए ताकि हम लोग सेशन जल्दी से कवर कर लें। पार्ट 1 देख लीजिएगा, बिहार का इतिहास मैंने करा दिया है, और पूरा साइंस वाला सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी मैंने कवर करा दिया है, मेडाइवल हिस्ट्री को भी मैंने कवर करा दिया है। तो जितने भी वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। एडुटेरिया का प्रैक्टिस बुक भी कराया जा रहा है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये सभी लोगों को पता है, पहला सत्याग्रह गांधी जी का कौन था? तो फ्रेंड्स यह 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? तो देखिए, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई थी। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त किया था, और इसके उपरांत उन्होंने भावनगर में स्थित श्यामलदास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया, और फिर इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी किया था। तो किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं श्यामलदास कॉलेज भावनगर। ठीक है, चलिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया यह प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? बताइए। तो ये चंपारण था, चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस का, इसी के दौरान जो राजकुमार शुक्ल जी थे, गांधी जी से इन्होंने भेंट किया था, और उन्होंने चंपारण में जो किसानों की दशा थी उसके तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? देखिए, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, अब ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है, राजकुमार शुक्ल। देखिए, चंपारण में इंडिगो यानी कि नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। ये 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये चंपारण में हुआ था 1917 में। ये भी प्रश्न देखिए 48वीं और 52वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों की दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने किया? नील दर्पण किसकी रचना है? तो यह दीनबंधु मित्र की है। यह आपको भी पता है, दीनबंधु मित्र की है। चलिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो यह कौन सा सत्याग्रह था? वाइकम सत्याग्रह। वाइकम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ पर हुआ था? तो भारत के त्रावणकोर, अब केरल का हिस्सा है, वहाँ पर हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ एक सत्याग्रह था। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए माधवन, केपी केशव मेनन, और याद रखेंगे के कैल्पम, यहाँ मैं लिख देता हूँ के कैल्पम, के कैल्पन। ठीक है, मैंने नाम बताया आपको, माधवन, केपी केशव मेनन और के कैल्पन, ये वाइकम सत्याग्रह के अग्रदूत माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राजकोट, खेड़ा और असहयोग में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, आपको भी पता है। ठीक है, चलिए इसका नेतृत्व भी स्वयं गांधी जी ने ही किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, कौन थे? तो फ्रेंड्स यह थे कौन? राइट आंसर हो जाएगा चार्ली एंड्रूज, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। ठीक है, इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट से प्रभावित हुए थे। ऑन टू द लास्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये हिस्सा लिया था औद्योगिक कर्मियों ने। औद्योगिक कर्मियों ने 1917-18 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने के लिए चल रहे विवाद में गांधी जी ने हस्तक्षेप किया था और यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर के था। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए थे? यानी कि अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष कौन थे? तो ये सेठ जमनालाल बजाज थे। ये गांधी जी के निकट सहयोगी भी रहे थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे और 1930 में ये जेल भी गए थे। ठीक है, और राइट आंसर इसका हो जाएगा जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो सबसे पहले इन्होंने लिया था चंपारण में, जो नील किसानों के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये 3 कठिया प्रथा जो थी, यानी कि 20 कट्ठे में से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, किसानों को अपनी ज़मीन के यानी कि 20 कट्ठे में से 3/20, इस तरह से लिखिए, 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को 3 कठिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो अभी मैंने आपको बताया 3/20 हो जाएगा। 66वीं BPSC में पूछा गया है। देखिए, प्रश्न रिपीट हो रहा है ना। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, JB कृपलानी भी थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ल भी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। जयप्रकाश नारायण को जो प्रसिद्धि मिली थी राष्ट्रीय स्तर पर, ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से मिली थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो ये राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। ठीक है, बाकी राजकुमार शुक्ल मैंने बता ही दिया, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 67वीं BPSC में पूछा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी और देखिए, इसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया और जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, इन्होंने ही इसका स्थापना किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे ये। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जिसको कहा जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना किया था MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय। ठीक है, और देखिए, लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे और दीवान चमन लाल इसके प्रथम महासचिव थे। करेक्ट आंसर 1920 हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मैंने बताया अभी आपको कौन, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, और इसके प्रथम महासचिव दीवान चमन लाल थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए, ये पहले भारतीय जो थे यह MN रॉय थे। MN रॉय थे। 1919 में व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक जो पार्टी थी रूस की, उसी के द्वारा जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी और MN रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बने थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 312 है। देखिए, प्रश्न पढ़ेंगे कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो यह अधिनियम जो था यह भारत सरकार अधिनियम 1919 था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य क्या था? रॉलेट सत्याग्रह का विरोध किया क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका लक्ष्य था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये हुआ था रॉलेट सत्याग्रह की। रॉलेट सत्याग्रह की जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखिएगा, उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। तो रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट लागू हुआ था कब? तो फ्रेंड्स, ये 1919 में लागू हुआ था। ठीक है, 1919 राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए
क्यों लोग जमा हुए थे? लोग जमा क्यों हुए थे? तो ये जमा हुए थे किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के इन्होंने विरोध में उपाधि लौटा दिया था। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा था किसने? तो ये मारा था उधम सिंह ने, याद रखिएगा माइकल ओ डायर को। क्लियर है, याद रखिएगा माइकल ओ डायर को। किसके लिए? तो जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसी का बदला लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो 1919 में क्या हुआ था? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदलने जाने की? नहीं, ये तो 1911-12 की घटना है। जालियांवाला बाग त्रासदी बिल्कुल सही है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। देखिए डेट सहित याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो ये उधम सिंह ने मारा था 1940 में, 13 मार्च 1940 को। राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसा अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये कहाँ हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम आपसे पूछा जा रहा है। 64वीं बीपीएससी का यह प्रश्न है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह कौन सा प्रदेश था? तो यह प्रदेश जो था यह बिहार था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार था, जहाँ पर अभी शराब बंद है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल संकृत्यायन जो थे ये छपरा से। ठीक है, छपरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? हिमालय जैसी भूल बताई थी, बताइए। तो यह चौरी चौरा का कांड हुआ था जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित करने का निर्णय लिया था। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 1922 में चौरा चौरी की घटना हुई थी। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो ये चौरी चौरा का कांड। अगला प्रश्न कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 ही दिन बचे थे? तो ये किसने छोड़ा था? तो ये जयप्रकाश नारायण जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी तो ये शाखा थी खिलाफत आंदोलन की, खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, चलिए मोपला विद्रोह जो हुआ था ये केरल में हुआ था, खिलाफत आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी
क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ था? साराबंदी आंदोलन, तो देखिए साराबंदी आंदोलन जो है यह स्टार्ट हुआ था किसके नेतृत्व में? तो बारदोली के मेहता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 से यह आंदोलन चलाया था और बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, और आगे चल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1928 में कोई कर नहीं यानी कि साराबंदी आंदोलन चलाया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था, केरल में हुआ था। और मोपला विद्रोह किस आंदोलन की शाखा थी? तो यह खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारा का सारा सही क्रम ही दिया गया है, बिल्कुल क्रम से। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। ठीक है, चलिए तो 1 2 3 4 इसका क्रम सही दिया गया है। फरवरी 1922 में 4 या 5 फरवरी, कहीं कहीं 5 फरवरी भी लिखा होता है, 4 फरवरी आप मान करके चलेंगे। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो इन्होंने कहाँ से दिया था? तो ये बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे, बिहार उड़ीसा के। ठीक है, चलिए तो बिहार उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। इसका कारण पूछा गया है। तो इसका कारण जो था ये गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्वराज दल की स्थापना किसके असफलता के बाद हुई थी? तो यह असहयोग आंदोलन था। इसी की असफलता के बाद 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था। चित्तरंजन दास स्वराज दल के अध्यक्ष थे, स्वराज पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ठीक है, तो यह असहयोग आंदोलन हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। अभी मैंने आपको बताया भी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था किसने? तो यहाँ पर देखेंगे CR दास और मोतीलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की गठन किसके असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन। देखिए प्रश्न किस तरह से रिपीट हो रहा है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में। देखिए 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया में हुआ था। 1912 में बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। और गया वाला में जो हुआ था 1922 में चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये 67वीं BPSC में भी पूछ लिया गया है। तो ये चित्तरंजन दास थे, CR दास। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह कहा था किसने? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को। इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान दिए गए की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, फिर खाली स्थान दिया गया है। तो नेहरू रिपोर्ट जो है यह तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में और यह कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सी राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था कब? वर्ष पूछा गया है। तो पूर्ण स्वराज ये 1929 का लाहौर अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था? देखिए फिर से प्रश्न रिपीट हो गया है। 1929 लाहौर में।
चलिए 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। 1929 के लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 67वीं बीपीएससी में है पूछा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 26/1/1930 को। ठीक है, 26/1/1930 को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न हमारा कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ये कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? पूर्ण स्वतंत्रता 1921 में। तो देखिए 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए हकीम अजमल खान ने, ठीक है, और हकीम अजमल खान ने किया था 1921 का जो अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने संपूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। ठीक है, किंतु गांधी जी इस मांग के पक्ष में नहीं थे, तो यहाँ पर हसरत मोहानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हसरत मोहानी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और बारदोली की महिलाओं ने इसी के दौरान इनको सरदार की उपाधि भी प्रदान किया था, वल्लभ भाई पटेल। चलिए दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो 1930 यहाँ पर दिया गया है, 1930 को। क्लियर है, याद रखिएगा। और फिर ये 6 अप्रैल को पहुँचते हैं कहाँ? तो इन्होंने साबरमती से शुरू किया था और इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके नमक कानून को भंग किया और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? देखिए प्रश्न जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका चौकीदारी कर हो जाएगा। ठीक है, यह 68वीं बीपीएससी में इस तरह से पूछ लिया गया था। प्रश्न मिलेगा आगे आपको। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये 24 दिन चली थी। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी। ठीक है, और इन्होंने लाल कुर्ती यानी कि लाल कुर्ती को अंग्रेजी में रेड शर्ट कहेंगे, लाल कुर्ती नामक जो है इन्होंने एक दल भी का गठन किया था। ठीक है, चलिए नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? देखिए 68वीं बीपीएससी में भी यह पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने बोला था याद रखेंगे। यह कौन सा था? तो यह बताइए, चौकीदारी था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और बिहार में नमक सत्याग्रह जो है यह शुरू हुआ था सारण और चंपारण, सबसे पहले इन्हीं 2 जिलों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो ये इस्तीफा दे दिया था किस कारण से? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से, ऑप्शन सी। और देखिए ये प्रश्न जो है 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? बड़ा ही यह उस समय चर्चा में रहा था प्रश्न जब पूछा गया था 68वीं बीपीएससी में। बतख मियाँ थे, बतख मियाँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंटिन्यू मैं आपके लिए इतना देर बोलता हूँ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है, चलिए प्रथम बार यहाँ पर देखेंगे, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ये सबसे पहले अपनाया गया था बंगाल विभाजन के समय में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को, आपको याद भी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कि कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? 1906 में। तो ये फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इन्होंने ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न पिछले साल ही पूछे, पिछले साल क्या इसी साल पूछे गए हैं 68वीं बीपीएससी में। देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम ये देखिए 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था। इसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, क्या नाम था? प्रजामंडल आंदोलन, याद रखिएगा। चलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। सभी कथन को पढ़िए। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, 1921 में नहीं किया गया था। देखिए 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय गांधी जी ने लिया और इसके पश्चात जो है 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 1922 में। तो ये वाला जो है गलत है, सही नहीं है। बाकी सारे जो है यहाँ पर देख सकते हैं सही है। ठीक है, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो यह पत्रिका जो थी, यह कौन सी पत्रिका थी? तो यह पत्रिका याद रखेंगे, यह पत्रिका थी अल हिलाल। ठीक है, कौन सी थी? अल हिलाल थी। ठीक है, गुब्बारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, इन सब प्रमुख रचनाएं जो हैं यह अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पर देखिए जमींदार और द कॉमरेड, जमींदार और द कॉमरेड रचना जो है, जमींदार किसकी है? तो जमींदार सिराजुद्दीन और कॉमरेड जो है यह मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, कॉमरेड याद रखेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद किया था? यह 68वीं बीपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। एक से अधिक, यहाँ पर एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये सही है। ठीक है, सही नहीं है, ये सही नहीं है, मतलब ये सही एक हो जाएगा इसका ऑप्शन। और मद्रास की जस्टिस पासी द्वारा कौंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, एक ये आंसर सही होगा। तो केवल 1 और 2 जो है इसका सही नहीं है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसमें जो है मद्रास के जो यहाँ पर जस्टिस पार्टी है, ये कौंसिल चुनाव में का बहिष्कार किया था। इन्होंने बहिष्कार नहीं किया था, इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और ये वाला गलत है, तो इसीलिए 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी हज़ारों छात्र ये सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ करके प्रधानाध्यापक थे, शिक्षक थे, वकील थे, इस सब ने इन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये सही दिया गया, लेकिन ये दोनों गलत था, तो सही नहीं बताना आपको, तो 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी का है भाई। चलो उसके बाद देखिएगा कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर के आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता की जिक्र कर रहा है प्रश्न में, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स यह बाबा रामचंद्र थे, बाबा रामचंद्र। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 68वीं बीपीएससी का प्रश्न हो रहा है यहाँ पर, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको भाई पता है, ये महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, 68वीं बीपीएससी का प्रश्न है। 68वीं बीपीएससी का प्रश्न सारा है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? तो ये लिया था कब तक? तो जून 1948 के पहले ही। ठीक है, तो जून 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? बिहार में इसकी स्थापना किया था किसने? तो ये किया था श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने किया था, याद रखिएगा। चलिए 1923 में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि बेगूसराय में चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, चौकीदारी कर विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो ये हिस्सा था
सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम में। ठीक है, रचनात्मक कार्यक्रम में ध्यान रखिएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये लिया था किसने? मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली ने 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1930 में, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर जी ने। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए प्रश्न दोबारा पूछा गया है, 5 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो अभी मैंने बताया था 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? नहीं लिया था किसमें बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नहीं लिया था पहला और तीसरा में। ठीक है, पहला और तीसरा में, दूसरा में भाग लिया था, तो एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर है। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो ये लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये कौन थे? तेज बहादुर सापरू थे। इन्हीं के प्रयत्न से ये आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुक जाइए, तेज बहादुर सापरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ था? तो ये इरविन गांधी समझौता। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत जो है कम्युनल अवार्ड यह प्रस्तुत किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, और इसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीट सुरक्षित की गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन महिलाओं को तो पहले से ही अल्पसंख्यक माना जाता था। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मान करके हिंदुओं से अलग कर दिया गया, तो ये दलित वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो यह सीट दिया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 71 और 148। ठीक है, चलिए 148, 71। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता का उद्देश्य 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच यह समझौता हुआ था, और इसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनियम जो था सांप्रदायिक पंचायत उसमें केवल 71 सीटों का ही व्यवस्था था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत शुरू किया था बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, याद रखिएगा। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना इन्होंने किया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ये नीति अपनाई थी 1937 की कार्यकारिणी कमेटी में, 1937 की कार्यकारिणी कमेटी में। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था? 1784 में स्थापना किया था। किसने? तो विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और इस संस्था के तहत अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ था।
अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, आपको क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो साइमन आयोग, ठीक है, साइमन आयोग यानी कि यह 1900, साइमन कमीशन 1927, उसके बाद आपका हो जाएगा डांडी मार्च 1930, पूना समझौता 1932 और गांधी इरविन समझौता जो है यह 1931। ठीक है, तो क्रम हो जाएगा आपका 1 नंबर यानी कि बी, उसके बाद ए, उसके बाद आपका हो जाएगा पूना समझौता 1932। ठीक है, तो आपका डी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, 1867 में आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग के द्वारा की गई थी। और 1869 में महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से निम्नलिखित में से नील विद्रोह के नेता थे? नील विद्रोह के नेता जो थे ये दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंडिगो रिवोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण का चित्रण किया गया है। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को ये शहीद हुए थे, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये किया था किसने? जोरावर सिंह ने। ठीक है, जोरावर सिंह ने किया था। कश्मीर के डोगरा शासक गुलाब सिंह के सेनानायक और किश्तवाड़ के गवर्नर जोरावर सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक फेल थे किंतु इंजन नहीं था? सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, बताइए। तो ये कहा था इन्होंने 1935 का अधिनियम के बारे में। अगला प्रश्न है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो ये प्रश्न ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस करा भी दिया है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ना, यानी कि राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ये 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना किया था। उसके बाद कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, इन सारे वामपंथी नेताओं ने इसका प्रचार प्रसार करने में इनका सहयोग किया था। तो यहाँ पर देखिए राहुल संकृत्यायन भी है, कार्यानंद शर्मा भी है, यदुनंदन शर्मा भी है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का भी नाम दिया गया है, इसलिए 1 से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, बताइए। तो यह पटना में 1934 में हुई थी, 1934 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो ये किया गया था 1936 में, 1936 में। ठीक है, और प्रथम इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके संस्थापक ही थे, तो 1936 हो जाएगा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। वह कौन जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो ये कहाँ था? तो यह लखनऊ था। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उनकी मृत्यु से ठीक पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये सारा प्रश्न हो गया है, लाला लाजपत राय थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो ये समय जो था ये आपका 1926 से 1939 तक माना जाता है। ठीक है, 1926 से 1939 तक, तो ये 26 से 39 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? मैंने आपको बता ही दिया था अभी, 1934 में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से। ठीक है, चलिए इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और भी लोग थे इसमें। ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा भी थे, गंगा शरण सिंह थे। ठीक है, और भी लोग थे। चलिए उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। देखिए प्रश्न फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे?
तो अभी मैंने आपको बताया था जयप्रकाश नारायण इसमें ऑप्शन में दिया गया है, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, फूलन प्रसाद वर्मा, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ठीक है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है कब? जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है बताइए? जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है कब? कब मनाया गया पूछा गया है। तो ये आपका मनाया गया है 12 अप्रैल 1946 को। ठीक है, जेल से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया 12 अप्रैल 1946 को। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, 1938 में और 1939 में। ठीक है, 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस थे, और 1939 में भी त्रिपुरी अधिवेशन में भी इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये आपको याद होगा 1935 का अधिनियम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने 1901 में किया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था कब? तो 1901 में। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य जो था 1927 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना और ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था बताइए? तो ये 1927 में हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस आंदोलन में, इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका बलवंतराय मेहता, मनीलाल कोठारी और जी.आर. अभयंकर ने निभाई थी। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल था। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। उसके बाद देखिए सीमांत गांधी के नाम से, फ्रंटियर गांधी के नाम से, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नाउ और नेबर पॉम्पलेट किसने लिखा है? तो यह पॉम्पलेट लिखा है रहमत अली ने। ठीक है, नाउ और नेबर यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, रहमत अली ने। चलिए, और पाकिस्तान नाम का इन्होंने ही जो है सबसे पहले पाकिस्तान नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पाकिस्तान से अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था? वर्ष पूछा गया है। तो यह पारित किया गया था 1940 में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। क्वेश्चन नंबर 427 देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 427 कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही। देखिए तीसरे सत्याग्रही मैंने बताया था ब्रह्मदत्त, पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो यहाँ पर देखिए विनोबा भावे का नाम दिया गया था, और पहला ही प्रश्न मैंने आपको बताया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी सरकार के नहीं और अंग्रेजों को भी नहीं जितना इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने कहा था? तो यह शब्द कहा था H.G. किन ने। CDPO में पूछा गया था, H.G. किन ने। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया था? तो ये गांधी जी को कहा जाता है, महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? इंडिया डिवाइडेड को लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, यह शब्द किसने लिखा है? यह शब्द लिखा है किसने? तो यह लिखा है एस गोपाल ने। किसने? यह कथन जो है एस गोपाल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये CDPO का प्रश्न था। क्रिप्स के प्रस्ताव वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता।
युद्ध ने भारत की अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इससे सीखना होगा चाहिए, ठीक, इसे हमें खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखा है? यह शब्द लिखा है किसने? तो यह शब्द लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। यह भी सीडीपीओ का प्रश्न है। किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा किया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, ठीक है, रॉयल नेवी का विद्रोह। चलिए उसके बाद देखिएगा, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो ये किया है किसने? तो यह किया है लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। तीसरा बौद्ध सभा जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था, सम्राट अशोक के समय में मोगली पुत्र तीस ने किया था, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो यह शक्ति थी कौन सी शक्ति? तो यह जागीर बांटने में फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति थी, समय की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो ये मिलाया गया 1733 ईस्वी में। बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया था 1733 में, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट मोंटगोमरी ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन में संपन्न होने में बहुमूल्य जो है भूमिका निभाया था। अगला प्रश्न है हमारा कि 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो ये किया था किसने? तो नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, ठीक है, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। चलिए उसके बाद देखिए, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था सर्वोदय का प्रयोग। चलिए किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक? तो यह जो है यह किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे ये सब जेल चले गए थे, सब गिरफ्तार कर लिए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विंस्टन चर्चिल थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था, तो इनको आगा खां पैलेस में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था उषा मेहता ने। उषा मेहता, ठीक है, इन्होंने ही संचालन करने वाली जो समूह थी इनकी सदस्य बनी थी, ठीक है, उषा मेहता। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? सबसे अधिक व्यापक जो रहे थे ये बिहार में रहे थे और संयुक्त प्रांत में रहे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 और 4। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में, ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको बक्सर जेल लाए गए थे, ये बक्सर जेल में, ठीक है। यहाँ पर बक्सर नहीं दिया गया है।
चलिए 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे। देखिए 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 2022 में पूछा गया है। तो ये दीपावली की रात थी, दीपावली की रात थी, ठीक है, दीपावली राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो हजारीबाग जेल से फरार कौन हुए थे, जयप्रकाश नारायण हुए थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण हुए थे। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं का, देखिए बिहार का इतिहास मैं एक अलग वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। जितना भी मॉडर्न बिहार का हिस्ट्री है, मॉडर्न बिहार हिस्ट्री मैंने आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान है, उसको मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए बताइएगा 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये थे आपका शिव कुमार और रामानंद, ठीक है। चलिए हजारीबाग से इनको गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था। तो यह जिला जो प्रभावित था ये पटना रहा था। चलिए जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान, तो मैंने आपको बताया ही था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में मिली थी, ठीक है, 1942 में। उसके बाद देखिए आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। आज़ाद दस्ता बताइए। तो आज़ाद दस्ता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आज़ाद दस्ता गठित किया था। तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी इसमें से, कौन सी घटना इसमें से सबसे पहले हुई थी। तो क्रिप्स का आगमन हुआ था, ठीक है, यह आया था क्रिप्स का आगमन मार्च 1942 में। और भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है ये अगस्त 1942 में। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन हुआ था अक्टूबर 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। तो 1942 में ये मार्च में घटना हुई थी, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन ये अगस्त की घटना है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, कथन है और यहाँ पर कारण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा और कारण है इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। यहाँ से आपको आंसर चुन करके कूट में से बताना है। चलिए बताइएगा इसमें से कौन सा जो है सही दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी ये सत्य है, परंतु आर जो है ये गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। और देखिए 1940 से लेकर के विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 के समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ ने कोई भी भूमिका नहीं निभाया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो आईएनए की स्थापना जो है ध्यान रखेंगे ये कब हुई थी। तो 1942 में हुई थी, ठीक है। 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया था, ठीक है, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे। तो देखिए 1942 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर शापरू, ये नाम याद रखना है, कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर शापरू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, इन सब ने किया था, ठीक है। और ये वकीलों की इस समूह की अध्यक्षता जो किया था ये भोला भाई देसाई ने किया था। भोला भाई देसाई राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा यह किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, 1943 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। तो ये सिंगापुर में, कहाँ पर, सिंगापुर में, याद रखिएगा। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसका स्थापना किया था। तो आईएनए सुवहन सिंह की, ठीक है, ये दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने किया था बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहन सिंह ने, ठीक है, लेकिन ये असफल हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, फिर से प्रश्न पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया। तो नेताजी जोड़ा गया जर्मनी में, ठीक है, नेताजी जर्मनी में जोड़ा गया था और जर्मनी में यह जोड़ा गया था, ठीक है। तो जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे इनमें से किसी के भी साथ नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी साथ इनका संबंध
नहीं था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो ये कौन थे, तो ये थे सीलभद्र याजी। नाम याद रखिएगा, सीलभद्र याजी। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम जो है नया नाम क्या कर दिया था, तो फ्रेंड्स इन्होंने नया नाम कर दिया था स्वराज द्वीप। ठीक है, स्वराज द्वीप कर दिया था। और अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया था। अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप, निकोबार का स्वराज कर दिया था। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है। यहाँ पर देखिए बारदोली, बताइए तो ये आपका हो जाएगा बारदोली कहाँ पर, तो ये गुजरात, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरवड़ा कहाँ पर है, तो यरवड़ा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और नोआखाली पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये मिला लीजिए आप लोग। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन आया था कब, 1946 में। ठीक है, पैंथिक लॉरेंस थे इसके अध्यक्ष, और 2 सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो अभी मैंने आपको बताया था पैंथिक लॉरेंस, सर P लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसमें से रामजे मैकडोनाल्ड नहीं था, बाकी ये तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए प्रश्न कितना बार रिपीट हुआ है, बेबल नहीं था इसमें। चलिए वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की, तो ये कौन थे, तो फ्रेंड्स यह कौन थे, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो ये JB कृपलानी थे। ठीक है, उसके बाद एक स्वतंत्रता के समय पूछा जाता है JB कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। याद रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, देखिए इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत में नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे, वे कौन थे, तो फ्रेंड्स यह थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, तो कब किया गया था, तो 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों के वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। ठीक है, डायरेक्टर की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई, और उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। ठीक है, और नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जानी थी, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। अच्छा प्रश्न है, तो ये 1786 का एक्ट था। ठीक है, 1786 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दिया है, तो ये क्या समाप्त कर दिया, तो ये समाप्त कर दिया था प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। ठीक है, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उनके लेखक का नाम दिया गया है। चलिए आइए मिलाते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये ताराचंद की है। किसकी है, ताराचंद की। दूसरा देखिए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, यह है KK दत्ता की। ठीक है, KK दत्ता की। आनंद मठ किसकी है, तो आनंद मठ जो है ये आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए नीचे बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पर दिया गया, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, यह रचना किसकी है, तो यह रचना है आपकी राजा राममोहन राय की। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवर इंडियन मुसलमान, यह रचना किसकी है, तो यह रचना है W हंटर की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी दिया गया है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, अमेरिका में शुरू किया था तारकनाथ दास ने। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने इसको शुरू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, इंडियन अनरेस्ट को लिखा है किसने, तो वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है। ठीक है, चलिए उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक दुर्गेश नंदिनी को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ इन्हीं की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था,
पटना से होता था। तो ये अखबार था इंडियन नेशन। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था, इंडियन नेशन का। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत को लिखा है किसने? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। ठीक है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने साल के लिए? तो इनको 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। ठीक है, 6 वर्ष की सज़ा सुनाया गया था। उसके बाद के प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, तो ये कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो गुरुदेव कहा जाता था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से ये जाने जाते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये दंगा हुआ था, बताइए। तो राइट आंसर इसमें महार हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर महार हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर नडार और महार, ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे। तो इसमें नडार नहीं दिया गया है, इसमें नडार नहीं दिया गया, इसमें महार दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो ये अरुणा असफ अली थी। कौन थी? अरुणा असफ अली थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली थे, लियाकत अली थे अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसका मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? तो यह बात कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये खाद्य और कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किससे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग जो सौंपा गया था, ये सौंपा गया था बाबू जगजीवन राम को। ठीक है। चलिए अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। उसके बाद कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, ये आपको पता है। ठीक है, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? रामचंद्र शर्मा जो थे यह अमहारा पटना के निवासी थे। ठीक है, अमहारा पटना के निवासी थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के ये प्रमुख नेता थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो याद रखेंगे इनको भेजा जाता बांकीपुर जेल में। ठीक है, बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था। चलिए, ये जगत नारायण प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे और भारत छोड़ो आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो यह सिद्धांत है नॉन अलाइंग का, यानी कि गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है। उसके बाद देखिए राज्य विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना जो है यह किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट नहीं थी, कौन सी? तो ये कुर्मी हो जाएगा। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये कौन थे? तो ये आपका अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, ध्यान रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध कृति है, याद रखिएगा। चलिए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति 9 दिसंबर को हुआ था पहला बैठक, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर को जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। चलिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1700 कब पारित हुआ था बताइए? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस साल पारित हुआ था? 73 में। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसमें से अगर बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955,
ठीक है, बाकी ये सारे महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह पारित कब किया गया था मीडिया को नियंत्रित करने के लिए? 1835, 67, 1878 और 1908 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना के क्रमशः करीबी वर्ष पहचानना है। तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाएगा 1925 में और स्वयंसेवक संघ की स्थापना दोनों की 1925 ही है। ठीक है, आरएसएस की। देखिए कैथरीन मेओ, एडलस हकलसेल, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संस्था अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर थे। 1904 में इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना हुई। दरअसल 1899 में मित्र मेला जो थी इसका नाम था और 1904 में इसका नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल के विभाजन के विरोध में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन की निम्नलिखित राजनीतिक पार्टी में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? उस समय क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे आज़ादी के समय, लेबर पार्टी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? लाल कुर्ती आंदोलन। तो मैंने बताया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, चलिए किसका नाम इसमें से 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये नाम जुड़ा हुआ है किनका? तो याद रखेंगे तात्या टोपे का। ठीक है, तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग इनका ओरिजिनल नाम था। उसके बाद देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो 1911 में इसकी घोषणा हुई थी और 1912 में राजधानी बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में। ठीक है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग है जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो यह आनंद मठ से है, बंकिम चंद्र चटर्जी की वंदे मातरम आनंद मठ से। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने की सहायता किया था? तो ये सहायता किसने किया था? तो ये किया था मोहन सिंह ने। उसके बाद देखिए वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय, तो ये लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली? तो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था इसके कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किया गया। इनमें से किस संगठन से हुआ था? तो ये आपको पता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कांग्रेस से। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में किया गया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था इन्होंने। सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काट ने किया था, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ब्लावत्स्की दिया गया है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। 1857 की विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? तो ये सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था मेरठ से। ठीक है, 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है इसमें से? तो ये गीता रहस्य है। ठीक है, गीता रहस्य तिलक के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये गांधी जी की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी है? तो ये आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए 8 अगस्त 1942 को भारतीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त के दिन क्या हुआ था? 8 अगस्त के दिन तो राइट आंसर भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। चलिए गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो ये चंपारण सत्याग्रह से, चंपारण आंदोलन से। चलिए आखिरी क्वेश्चन है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, इसको शेयर कर